क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग गोल्ड नहीं बना सकते? ह्यूमन तो छोड़ दो, कोई भी और नेचुरल प्रोसेस से गोल्ड नहीं बन सकता है अर्थ पे, ना ही सन पे और ना ही किसी दूसरे स्टार में। देखो, हम लोग गोल्ड को यूज़ करते हैं एज अ प्रेशियस मेटल के हिसाब से। और अगर मैक्सिमम लोगों को पूछोगे कि गोल्ड इतना प्रेशियस और महंगा क्यों होता है, तो आई एम श्योर कि 99% लोग यही बोलेंगे कि गोल्ड बहुत लिमिटेड है, इसलिए वो महंगा है। और कुछ आंसर ऐसे भी मिल जाएंगे कि गोल्ड से ज्वेलरी बनता है, इसलिए शायद वो महंगा होगा। लेकिन सवाल वही है कि गोल्ड लिमिटेड क्यों है? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम लोग गोल्ड को आर्टिफिशियली बना सके? और उसका आंसर है, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो कभी भी कमर्शियली वायबल नहीं होगा। और इसीलिए गोल्ड को कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जाता। आप लास्ट तक देखना, मैं बताऊंगा क्यों ये कमर्शियली वायबल नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि अगर गोल्ड को कोई नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनाया जा सकता, ना ही वो धरती पे बन सकता है, ना ही सूरज में, ना ही किसी दूसरे स्टार में, तो फिर ये गोल्ड आया कहाँ से? एक्चुअली गोल्ड कभी भी धरती पर नहीं बना है। गोल्ड कहीं आउटर स्पेस में बना है। एक्चुअली गोल्ड जो है ना, वो एक स्टार का पार्ट है, या फिर आप इसको एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, जो स्पेस में कहीं पर कहीं बना था और वहां से ये ट्रैवल करके अर्थ पे आके गिरा है, जिसको आज हम लोग एज ए गोल्ड यूज करते हैं। तो सुनते जाना, लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोगों को मजा आ जाएगा। स्पेस में कहीं पर अगर दो न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड कर दे, तब जाके गोल्ड बनता है। अब ये सुनने में जितना आसान लगा उतना आसान है नहीं। गोल्ड कैसे बनता है ये जानने के लिए आपको पहले न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानना पड़ेगा। तो जैसे हमारा सूरज है, वैसे ही स्पेस में और भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो सूरज से बहुत गुना बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टार है जो सूरज से 10 से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब इन स्टार्स में ना क्या होता है, हमेशा फ्यूजन चलते रहता है, और फ्यूजन होने की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता है। और सिमिलरली एक स्टार के अंदर ग्रेविटेशनल पुल भी होता है, और वो ग्रेविटेशनल पुल अंदर की तरफ काम करता है, इनवर्ड डायरेक्शन में, कोर की तरफ। अब जो ये दोनों एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल पुल और ये जो फ्यूजन से निकलने वाला एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। और इसी एग्जैक्ट रीजन की वजह से क्या होता है, ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को नेगेट कर देते हैं, और इस वजह से एक स्टार जो है ना, वो स्टेबल रहता है। और इसी एग्जैक्ट प्रिंसिपल की वजह से हमारा सन भी जो है वो भी स्टेबल है। बट अब आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट, ध्यान से सुनना और समझना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, अब तक हम लोगों ने दो फोर्सेस के बारे में बात किया, एक है ग्रेविटेशनल पुल और एक है फ्यूजन से क्रिएट होने वाली एनर्जी। और ये दो एनर्जी ने एक दूसरे को नेगेट कर देते हैं। लेकिन इन दोनों में से एक एनर्जी ऐसा है जो एक टाइम पे आके खत्म हो जाता है। अब देखो, मैक्सिमम लोगों को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमेशा रहता है जब तक एक स्टार जिंदा रहता है। लेकिन ये जो फ्यूजन से क्रिएट होने वाली जो आउटवर्ड एनर्जी है ना, वो एक टाइम पे जाके खत्म हो जाती है। तो फ्यूजन होने से क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स बनते हैं। मेटल ट्रांसफॉर्म होते होते जब तक लास्ट में आयरन नहीं बन जाता है, तब तक ये फ्यूजन चलता है। और जब ये आयरन बन जाता है ना, तो फिर फ्यूजन नहीं हो पाता है, फ्यूजन रुक जाता है, और तब जाके ये जो आउटवर्ड एनर्जी है ये पूरी तरीके से रुक जाता है। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो फ्यूजन होते होते जब तक आयरन नहीं बनता है, तब तक फ्यूजन चलते रहता है। और जब आयरन बन जाता है, उसके बाद फ्यूजन और नहीं हो पाता है, और तब जाके ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये नहीं हो पाता है। फिर अब सोच के देखो, एक जो ऑपोजिट फोर्स था वो टोटली गायब हो गया। मतलब दोनों फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फ्यूजन से क्रिएट होने वाली फोर्स। अब एक फोर्स टोटली नहीं रहा, तो ग्रेविटी को अपोज करने वाला कोई नहीं रहा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली उस प्लेनेट पे या फिर उस स्टार्स पे जितने भी पार्टिकल्स है, जो कुछ भी है, सब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ग्रेविटी सब कुछ खींच लेगा कोर की तरफ। अब सोच के देखो, दो फोर्सेस है जो एक दूसरे को नेगेट करते थे, अब उसमें से एक फोर्स टोटली गायब हो गया, तो अब ग्रेविटी को अपोज करने वाला कोई नहीं बचा उस स्टार में। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सबको पता है कि उस स्टार में जितना भी जो भी कुछ होगा, वो ग्रेविटी अपने तरफ खींचेगा। अपने तरफ मतलब वो कोर की तरफ खींचेगा, क्योंकि उसको अपोज करने वाला अब कुछ बचा नहीं, तो ऑब्वियसली सब कुछ कोर की तरफ खींचा चला जाएगा। अब मैं आगे जो भी बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो शायद आप लोगों को उतना आसानी से समझ में ना आए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग वीडियो में थोड़ा पीछे जाके रिपीट में देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि फ्यूजन तब बंद हो जाता है जब अल्टीमेटली आयरन बन जाता है। आयरन जब बन जाता है उसके बाद फ्यूजन नहीं होता है। अब देखो, यहाँ पर ओनली ग्रेविटी है जो वर्क करता है, कोर की तरफ हर एक चीज को खींचता है। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, ये लाइट का जो स्पीड है उसका 25% स्पीड से 1 सेकंड के अंदर कोर में हिट करता है। अब जब इतना स्पीड से हिट करता है तो कोर हो जाता है कोलैप्स। और कोर कोलैप्स होने के बाद ना, जो कोर का टेम्परेचर होता है वो पहुंच जाता है बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक। बिलियंस ऑफ डिग्री मतलब, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, 50 डिग्री टेम्परेचर में आप लोगों को कैसा लगता है। अब सोचो कि बिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है उस कोर का। अब इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और इतना टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, उस स्टार का जो भी एटम्स है ना, वो मतलब टूट जाते हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर क्या होता है, खाली स्पेस ही तो होता है। तो वो ना ग्रेविटी उसको बर्स्ट कर देता है, मतलब फोड़ देता है एकदम। और क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है
उसको फोर्सफुली मर्ज होना पड़ता है। तो उसके वजह से क्या होता है, दो चीज़ों का जन्म होता है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है न्यूट्रिनो। अब ये जो न्यूट्रिनो होता है ये लाइट के स्पीड से वहाँ से एस्केप कर जाता है, तो बचता है सिर्फ न्यूट्रॉन कोर। ये जो कोर बचता है एक्चुअली ये टोटली न्यूट्रॉन से बना होता है। अब ये जो न्यूट्रॉन कोर है ना, ये ग्रेविटी को रेजिस्ट करता है। मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये जो ग्रेविटी है ना, ये कंटिन्यूअसली कंप्रेस करता है न्यूट्रॉन कोर को, और न्यूट्रॉन कोर इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। अब ये ग्रेविटी कितना कंप्रेस करता है, इसका एक एग्जांपल ले लो कि अगर सूरज को मुंबई जैसे एक सिटी के साइज में कंप्रेस करना है, तो जितना प्रेशर पड़ता है उतना ही प्रेशर ये एक न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर देता है, ये जो ग्रेविटी है। और जितना कोर कंप्रेस होते जाता है ना, ये जो न्यूट्रॉन कोर है जितना कंप्रेस होते जाता है वो उतना डेंस बनते जाता है। अब इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो कितना डेंस हो सकता है। अगर आप 1 टीस्पून न्यूट्रॉन कोर का लोगे ना, तो उसका वेट अर्थ पे शायद बिलियंस ऑफ टन्स में होगा, बिलियंस ऑफ टन्स। मतलब सोच लेना अपनी तरफ से कि 1 टीस्पून का जो वेट होगा वो बिलियंस ऑफ टन्स होगा। तो कोर जब इतना डेंस बन जाता है और ग्रेविटी को रेजिस्ट करता है, तो कोर ना अचानक से रुक जाता है। अब क्या होता है, कोर तो रुक गया, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, जो स्टार का आउटर लेयर है उसके ऊपर अभी भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। तो वो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, लाइट के 25% स्पीड से सेकंड के अंदर वो उस कोर में जाके टकराते हैं। और ये जो कोर होता है ना, मतलब इससे टकराने का मतलब वैसा ही होता है कि आप बहुत स्पीड में, लाइट के 25% स्पीड में 1 सेकंड में जाके कंक्रीट वॉल में जाके टकरा रहे हो। तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा। जो सब आउटर लेयर होता है ना, वो स्टार के कोर में जाके टकराते हैं और फिर रिबाउंड करते हैं, बहुत तेज रिबाउंड करते हैं, और वो एक सुपरनोवा इवेंट क्रिएट करते हैं। वो ब्लास्ट होके जितने भी डेब्रिस होता है ना, वो सब छोड़ देते हैं आउटर स्पेस में। और फाइनली जाके लास्ट में बचता है एक न्यूट्रॉन कोर, जिसको हम लोग अल्टीमेटली न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि एक न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, और ये पहला पार्ट है। अभी मेन पार्ट आ रहा है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोल्ड कैसे एक्चुअली क्रिएट होता है। मैं कोशिश करूंगा और भी आसान तरीके से समझाने की, और आप लोग ये पार्ट बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेन पार्ट है गोल्ड क्रिएशन का। अब मान लो 2 न्यूट्रॉन स्टार है जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर से एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, इनका जो ऑर्बिटल पाथ होता है ये धीरे धीरे श्रिंक होके ये दो जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वो पास में आ जाते हैं, और एक टाइम में जाके ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं। अब मान लो 2 न्यूट्रॉन स्टार है जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर से, लेकिन क्या होता है, इन दोनों का जो ऑर्बिटल पाथ होता है ना, वो धीरे धीरे श्रिंक होके ये दोनों स्टार बहुत पास आ जाते हैं, और एक टाइम में जाके ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं। अब कोलिशन होने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जो इन दोनों स्टार्स का जो पार्ट्स है, जो मैटर है इन दोनों स्टार में, वो टूट के बिखर के बाहर आ जाएगा, एनवायरनमेंट में भर जाएगा। और ये जो मैटर होते हैं ना, इनका जो टेम्परेचर होता है ये बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है, बिलियंस डिग्री सेल्सियस, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि ये वही न्यूट्रॉन स्टार के ही पार्ट होते हैं। और जब ये बाहर आ जाते हैं टूट के, तो ये ना रैपिडली एक्सपैंड होने लगते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो नॉर्मली क्या करता है, न्यूट्रॉन को बहुत ही धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता है। लेकिन इस केस में क्योंकि ये प्रोसेस बहुत रैपिडली होता है, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स क्या होता है ना, हावी हो जाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूक्लियस को बहुत सारे न्यूट्रॉन्स को रैपिडली अब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो इस वजह से ना वो मैटर बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, तो उसको स्टेबल होने के लिए बीटा डीके करना पड़ता है। अब देखो इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स आ गए, न्यूक्लियस हो गया, फिर न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर बीटा डीके हो गया। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या होता है बेसिकली। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई दारू पीता है। अब मान लो उस बंदे ने बहुत दारू पी लिया, तो क्या होगा, बहुत दारू पीने से वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसको नशा हो जाएगा, फिर शायद उसका तबीयत भी खराब हो जाए, तो वो बेसिकली एक अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। अब उसको स्टेबल होना है तो क्या करना होगा उसको, वो एक चीज़ कर सकते हैं कि वो उल्टी करके अंदर का जो भी चीज़ है वो बाहर निकाल सकता है, तो उससे क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। यही सेम चीज़ होता है बीटा डीके में, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ना, वो न्यूट्रॉन को बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए उसके पास बहुत हेवी हो जाता है न्यूट्रॉन का जो नंबर है, और वो अनस्टेबल रहता है। और वही अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में आने के लिए वो क्या करता है, बीटा डीके करता है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको बाहर निकाल दिया, और फिर क्या होता है, वो मैटर स्टेबल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। अब मैंने आपको जितना भी प्रोसेस बताया, मतलब न्यूट्रॉन स्टार के कोलिशन से लेकर शुरू करके मैटर के बाहर आने तक, उसका एक्सपेंशन, न्यूक्लियस का एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, देन कूल डाउन, ये टोटल प्रोसेस कितने टाइम में होता है, आपको क्या लगता है? 1 सेकंड के अंदर। ये टोटल जो प्रोसेस होता है 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और कूल डाउन होने के बाद ये जो स्टेबल मैटर बनता है ना, यही गोल्ड है। तो आज से कई सौ साल पहले शायद जब धरती बन रहा होगा, या फिर उसके बाद भी स्पेस से कहीं पर कोई गोल्ड का मीटेरॉइड आके धरती पर गिरा होगा, और वही गोल्ड आज हम लोग यूज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों गोल्ड को बनने के लिए 2 न्यूट्रॉन स्टार को कोलाइड करना ही पड़ता है, क्यों नहीं नॉर्मली एक न्यूट्रॉन स्टार में या फिर कोई भी और स्टार में गोल्ड बनता है? इसका सिंपल सा जवाब यही है कि गोल्ड बनने के लिए हमें चाहिए एटॉमिक न्यूक्लियस, डीके प्रोसेस, रैपिड एक्सपेंशन एंड कूलिंग प्रोसेस, जो कि
एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार में या फिर कोई भी और स्टार में नहीं होता है। और लास्ट में ये भी सवाल रहता है कि हम लोग क्या आर्टिफिशियली गोल्ड को बना सकते हैं, तो उसका सिंपल जवाब है हाँ, लेकिन वो कभी भी कमर्शियली वायबल नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो, गोल्ड का जो मास नंबर है वो है 199 और जो मर्क्यूरी का मास नंबर है वो है 198। अब मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब मर्क्यूरी का मास नंबर 199 होता है और ये क्या कर सकता है, ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके अपना मास नंबर जो है वो 199 बना सकता है। तो मर्क्यूरी 198 से 199 बन गया और आफ्टर डीके मर्क्यूरी 199 गोल्ड 199 में बदल जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस करने के लिए आपको लगेगा या तो न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर आपको पार्टिकल एक्सेलरेटर का ज़रूरत पड़ेगा, और 1 ग्राम गोल्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपका मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाएगा। तो बाकी सब रीजंस तो छोड़ ही दो, ये 2 रीज़न इनफ है गोल्ड नहीं प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म करते हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि गोल्ड का जो कलर होता है वो येलो क्यों होता है, क्यों नहीं रेड होता है, ग्रीन होता है या फिर कोई भी दूसरा कलर होता है? कमेंट्स पे जाके बताना, देखते हैं कि इसके पास कितना नॉलेज है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।